Hello and welcome you all to the UPSC path, and this is going to be the last video of the weekly quiz for this month. तो ये वीकली क्विज वीडियो जो है आनी तो 29 को थी, बट ये एक डे डिले इसलिए कर दी गई ताकि 29 और 30 के अफेयर्स के लिए क्वेश्चन जो हैं इसी में इंक्लूड कर दिए जाए. तो लेट्स सी दिस वीडियो एंड वॉच दिस वीडियो फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड टू नो better how you can perform in the UPSC styled questions. So let's start this video. So as you can see the first question on your screen, जिसमें दो स्टेटमेंट गिवन है, तो स्टेप बाय स्टेप हर एक स्टेटमेंट की बात करते हैं. तो पहले ये स्टेटमेंट जो कहती है कि 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2019 में आया था, उसने जो है आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करे, जिसकी वजह से जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जिसे हम EWS कहते हैं, जनरल कैटेगरी के लिए जो रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है, उसका इंसर्शन हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में. तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है यहाँ पर, दिस इज़ ऑल द वे करेक्ट. एंड सेकंड की बात करते हैं कि वो जो 7 लाख पर एनम जो है गेन करते हैं यानी कि अर्न करते हैं सालाना, वो एलिजिबल होते हैं EWS कैटेगरी के लिए इन जनरल कैटेगरी. सो सेकेंड स्टेटमेंट की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो दिस इज़ रॉन्ग वन. सो यहाँ पर आंसर बन जाता है ऑप्शन ए, दैट इज़ ओनली वन इज़ द करेक्ट. सो लेट्स मूव टू द एक्सप्लेनेशन. सो इशू क्या है इससे रिलेटेड? इशू ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने वाइल हेयरिंग अ केस जो कि नीट एस्पिरेंट्स द्वारा यहाँ पर फाइल किया गया था, उसमें वो केस क्या है? वो केस इज़ ऑल अबाउट इज़ 27% OBC एंड 10% EWS रिजर्वेशन इन द ऑल इंडिया कोटा, जो कि गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड कर दिया गया है. तो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की यहाँ पे बात करते हैं. एंड EWS जो है, जैसे मैंने आपको बताया, 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत जो है 10% कोटा यहाँ पर EWS कैटेगरी के तहत जनरल कैटेगरी को यहाँ पर दिया गया इन द ईयर ऑफ 2019, जिसके लिए जो है 3 बेंचमार्क्स बनाए गए जो कि आइडेंटिफाई करेंगे कि जनरल कैटेगरी में कौन कौन एलिजिबल होता है EWS कैटेगरी में. तो वो जो 3 बेंचमार्क्स थे वो ये थे कि अगर आपकी सालाना आय 8 लाख पर एनम है तो वो आपके EWS कैटेगरी के अंडर यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं. सेकंड बेंचमार्क था कि अगर आपके पास 5 एकड़ ऑफ लैंड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए टू बी इन द EWS कैटेगरी. एंड द थर्ड वन इज़ कि आपके पास 1000 स्क्वायर फुट रेजिडेंशियल एरिया से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. सो दीज आर द 3 बेंचमार्क जिसके अंडर जो है EWS कैटेगरी यहाँ पर आइडेंटिफाई करी गई. तो इशू के रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन गवर्नमेंट को बोला कि आप इस केस की तरफ देखिए एंड डिस्क्लोज द क्राइटेरिया अंडर विच यू आइडेंटिफाई दैट 8 लाख पर एनम कि आपने ये कैसे आइडेंटिफाई करी कि जिनकी सालाना आय 8 लाख है पर एनम वो EWS कैटेगरी के अंडर आते हैं. सो यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट ने 1 महीने तक का यहाँ पर टाइम मांगा है, बिकॉज एज पर यूनियन गवर्नमेंट जो सोलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, उन्होंने कहा कि हमें 1 महीना चाहिए टू कैरी ऑन दिस होल प्रोसेस, तो कि आपको एक अच्छे सा जवाब हम दे पाएँ और पूरा डिस्क्लोज़ कर पाएँ कि हम ये कैसे करते हैं. तो दिस इज़ ऑल अबाउट. यहाँ पर हम ऑल इंडिया कोटा की बात अगर मैं करूँ, सो ऑल इंडिया कोटा कैटेगरी के अंडर जो है 15% अंडर ग्रेजुएट एंड 50% पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लेफ्ट असाइड फॉर द रिजर्वेशन लाइक OBCs के लिए, SC ST एंड अब EWS के लिए जो है 2007 तक, या मैं कहूँ कि 2007 तक जो है कोई भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कोई रिजर्वेशन नहीं था. 2007 में जब एक कानून लाया गया सरकार द्वारा, यूनियन गवर्नमेंट द्वारा, जिसका नाम था कि सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रिजर्वेशन इन एडमिशन एक्ट 2007, जिसके तहत जो है यहाँ पर OBC को 27% रिजर्वेशन अलॉट किया गया इन द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज. एंड लेटर इन द ईयर ऑफ 2019 अंडर 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 10% EWS को भी जो है यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा कैटेगरी में यहाँ पर जोड़ा गया. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्वेश्चन एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो सेकंड क्वेश्चन, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैं चाहूँगा कि हर क्वेश्चन जो भी मैं यहाँ पर वीकली क्विज वीडियो में आपसे डिस्कस करता हूँ, आप पहले वीडियो को पॉज करके खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, ताकि आपको पता चले कि आपकी एंड आप एनालाइज कर सकें कि आपकी थिंकिंग और सोचने के तरीके में क्या डिफरेंस है. एंड व्हाट UPSC रिक्वायर्ड टू हाउ यू टू थिंक वाइल गिविंग एग्जामिनेशन.
सो बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप हर एक स्टेटमेंट की। सो फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है कि सेक्शन 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 वो डील करता है आपकी रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ विद द ECI, दैट इज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सो दिस इज़ करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे बात करते हैं कि आर्टिकल 324 जो है आपका डील करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, जो कि सही है। एंड द थर्ड वन इज़ कि अ पार्टी इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज द नेशनल, यहाँ पे नोशनल गलती से लिखा गया, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नेशनल है। तो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया इफ़ इट विंस 5 सीट्स इन द हाउस ऑफ पीपल इलेक्शन, दैट इज़ लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम एनी स्टेट, किसी भी एक स्टेट, या फिर और यहाँ पे और आना चाहिए था, और स्टेट्स यानी कि बाकी स्टेट से मिला के भी। सो थर्ड वन इज़ द रॉन्ग वन, बिकॉज यहाँ पे 5 सीट्स नहीं, अगर वो 6 सीट्स यहाँ पर गेन करती है हाउस ऑफ पीपल इलेक्शन में, तब वो है एज ए नेशनल पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पर रिकॉग्नाइज की जाती है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ द ऑप्शन A 1 and 2। लेट्स मूव टू द एक्सप्लेनेशन एंड वाई दिस इज़ इन न्यूज़, ये भी हम डिस्कस करते हैं। सो इशू क्या है कि जैसे पंजाब में चलते हुए समीकरण, राजनीतिक समीकरण को देखते हुए जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो कि पहले रिसेंटली फॉर्मर CM थे पंजाब स्टेट के, जो अब फॉर्मर CM बन चुके हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने जो है एप्लीकेशन फाइल करी है इन एक पॉलिटिकल पार्टी की जिसका नाम होगा पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी। सो दिस इज़ द इशू, और ये इशू जो है सेक्शन 29A ऑफ RPA, दैट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1951 से डील करता है। RPA अपने आप में जो है एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक कह लीजिए, सब्जेक्ट कह लीजिए, UPSC में काफ़ी बार पूछा जाता है। एंड UPSC सिलेबस को अगर आप देखें तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 एक अलग से ही टॉपिक है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सो सेक्शन 29A ऑफ द RPA एक्ट 1951 डील करता है रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन द इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया। सो आर्टिकल 324 जो है, जैसे मैंने आपको बताया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से डील करता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द अनदर वन। सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, देयर इज़ 4 स्टेटमेंट इन दिस क्वेश्चन। सो लेट्स मूव स्टेप बाय स्टेप विद ईच स्टेटमेंट। तो पहली स्टेटमेंट कहती है कि MSP जो है, जो क्रॉप्स के लिए तय करी जाती है बाय यूनियन गवर्नमेंट, वो रिकमेंड की जाती है CACP द्वारा, दैट इज़ द कमिटी ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। सो दिस वन इज़ द ट्रू। सेकंड स्टेटमेंट कहती है कि क्रॉप्स जो है अंडर MSP है, जो आ जाती है, वो रेगुलेट करती है क्रॉप कल्टीवेशन को बाय फार्मर्स, यानी कि MSP के अंदर आने वाली, दायरे में आने वाली जितनी भी क्रॉप है, वो एक तरह से क्रॉप कल्टीवेशन को जो है रेगुलेट करने का भी काम करती है। सो दिस वन इज़ आल्सो करेक्ट। थर्ड वन इज़ MSP इज़ फिक्स्ड थ्राइस इन अ ईयर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ CACP। अगर मैं इस स्टेटमेंट की बात करूँ, कई भी बच्चे जो हैं इसे सही भी करेंगे, लेकिन ये जो है गलत है। यहाँ पर 3 बार नहीं, यहाँ पर 2 बार जो है यहाँ पर साल में फिक्स की जाती है, ड्यूरिंग रबी सीज़न एंड खरीफ सीज़न। तो कई बच्चे जो है यहाँ पर ज़ैद सीज़न को भी लेकर चलेंगे, जो कि सही नहीं है। यहाँ पर 2 टाइम्स इन अ ईयर जो है फिक्स की जाती है MSP सरकार द्वारा। एंड द फोर्थ वन इज़ आल्सो द करेक्ट, जिसमें कहा गया कि MSP जो कैलकुलेट की जाती है, वो इस बेसिस पर कैलकुलेट की जाती है कि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है उसके दायरे में आए, यानी कि 1.5 टाइम्स ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को लेकर, एक बेंचमार्क को लेकर यहाँ पर MSP की कैलकुलेशन की जाती है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ 1, 2 and 4, दैट इज़ ऑप्शन D। सो लेट्स मूव टू द एक्सप्लेनेशन। सो इशू क्या है कि जो अभी फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रिसेंटली जो क्या हुआ, कल ही जो है MSP नहीं, जो 3 फार्म बिल्स हैं वो कल रिपील कर दिए गए फ्रॉम द लोकसभा बाय क्लियरिंग अ बिल, जिसमें जो है 3 फार्म लॉज को रिपील करने की बात की गई, वो कल लोकसभा से जो है पास हो चुका है। तो अभी क्या है कि जो फार्मर्स हैं वो चाहते हैं कि एक लॉ पास किया जाए जो कि गारंटी करे MSP को। तो MSP जो है अभी गारंटीड नहीं है, वो दी जाती है 23 क्रॉप्स के लिए, जिनमें रबी क्रॉप्स, कमर्शियल क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स भी आती हैं। तो CACP क्या है, हम यहाँ पर बात करते हैं, कमेटी ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। सो इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी से आपको पता लग गया होगा कि विच इज़ एस्टैब्लिश्ड बाय अ लॉ। तो CACP क्या करती है, वो रिकमेंड करती है MSP प्राइसेस
to the union government, which is fixed twice in a year. So this is all about the explanation. And MSP जैसे कि मैंने बताया 2 टाइम्स करी जाती है, तो खरीफ और रबी क्रॉप्स के लिए, खरीफ और रबी सीज़न के लिए जो है यहाँ पर 2 बार साल में फिक्स की जाती है. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन इज़ रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट. यहाँ पर बात करते हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है कि पिग्मी हॉग्स आर द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट हॉग्स, जो कि बिल्कुल सही है. दीज हॉग्स आर द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट एंड द रेयरेस्ट वन. तो पिग्मी हॉग से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं. 2016 में आया था, रिसेंटली 2021 के प्रीलिम्स में भी आया. तो सेकंड जो है स्टेटमेंट कहती है कि पिग्मी हॉग्स जो हैं वो एंडेमिक हैं विद इन इंडिया, यानी कि सिर्फ इंडिया में ही पाए जाते हैं. एंड मोस्टली पाए जाते हैं असम में, अरुणाचल प्रदेश स्टेट में एंड वेस्ट बंगाल में. तो एंडेमिक टू इंडिया इज़ द राइट, बट जो ये हॉग्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ असम रीजन में ही पाए जाते हैं. सो सेकंड वन इज़ द रॉन्ग वन. सो आंसर यहाँ पर आ जाता है ऑप्शन ए, ओनली 1. सो लेट्स मूव टू द एक्सप्लेनेशन एंड द इशू रिलेटेड टू इट. तो जैसे कि मैंने बताया कि पिग्मी हॉग्स वर्ल्ड्स रेयरेस्ट एंड स्मॉलेस्ट हॉग्स हैं, सिर्फ इंडिया में पाए जाते हैं एंड सिर्फ असम रीजन में पाए जाएंगे, विच इज़ क्लोज टू द मनस नेशनल पार्क. तो रिसेंटली जो है असम में पहले 5 नेशनल पार्क्स होते थे, अब 7 हो चुके हैं. तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो 2 रिसेंटली नेशनल पार्क डिक्लेयर किए गए हैं असम में, उनका नाम क्या है. सो दिस इज़ द क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ़ यू जो भी ये वीडियो देखेंगे. तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं लिख कर. एंड जो पिग्मी हॉग्स है वो फॉल करते हैं अंडर शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, एज वेल एज साइट्स की अपेंडिक्स 1 में भी फॉल करते हैं. एंड IUCN के द्वारा जो इनको स्टेटस मिला गया है वो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड. सो कीप दैट इन माइंड एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो क्वेश्चन जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 4 मैचेस गिवन है. आपको बताना है कौन सा जो है इनकरेक्ट है, दैट इज़ जो सही नहीं है. तो आप क्वेश्चन जब अटैम्प्ट करते हो तो क्वेश्चन भी देख लिया करो कि आपसे पूछा क्या गया है, क्या वो करेक्ट चीज़ पूछ रहा है या फिर इनकरेक्ट चीज़ पूछ रहा है. सो फर्स्ट मैच की हम बात करते हैं लुजोन स्ट्रेट के बारे में, जो कि फिलीपींस सी में पाया जाता है, विच इज़ द करेक्ट वन. सेकंड इज़ द ताइवान स्ट्रेट, जो कि आपको ताइवान और चाइना के बीच में मिलेगा. एंड जो काफ़ी न्यूज़ में भी है, वाई बिकॉज चाइना जो है काफ़ी अपने एयरक्राफ्ट्स हर 10-15 दिन में जो है ताइवान के ऊपर से क्रॉस कराता है टू मेक देम नर्वस एंड प्ले साइकोलॉजिकल वॉरफेयर विद ताइवान. बिकॉज अंडर वन चाइना प्रिंसिपल वो कहता है कि there is only one China and Taiwan is a part of that one China principle, and ताइवान भी यही क्लेम करता है. तो this is all about, so option B is correct one. so option C which is talk about the 9 line, जो कि लाई करती है आपकी ताइवान और फिलीपींस के बीच में, which is also correct. and the third one जो कि आपका फिर अपने आप ही ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो जाता है, स्ट्रेट ऑफ डोवर की बात करते हैं. स्ट्रेट ऑफ डोवर आपका स्पेन और मोरक्को के बीच में नहीं, स्पेन और मोरक्को के बीच में आपको स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टार मिलेगा. स्ट्रेट ऑफ डोवर आपको मिलेगा बिटवीन लंदन एंड द फ्रांस, इंग्लिश चैनल के पास में. सो इंग्लिश चैनल के ईस्ट में जो है आपका जो स्ट्रेट ऑफ डोवर है वो लाई करता है. सो आपको मैप्स भी आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से होना चाहिए याद. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर. तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सी गिवन कंट्री में से वो कौन सी कंट्री है जो कि ओपेक, दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ का फाउंडिंग मेंबर नहीं है. क्या वो ईरान है, सऊदी अरेबिया है, कुवैत है या फिर बहरीन है. सो इसमें अगर हम देखें तो सही आंसर है यहाँ पर आपका फोर्थ, बहरीन, बिकॉज बहरीन इज़ नॉट द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द ओपेक. सो यहाँ पर बात करते हैं इशू की एंड एक्सप्लेनेशन के बारे में. सो लेट्स मूव टू द एक्सप्लेनेशन. सो यहाँ पर इशू क्या है, इशू ये है कि ऑयल प्राइसेस के बढ़ते दाम के चलते USA ने अनाउंस करा है कि वो अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स में से काफ़ी जो बैरल्स हैं ऑयल के वो रिलीज़ करेंगे, जिससे कि जो है ऑयल प्राइसेस की जो हाइक हो रखी है उसमें थोड़ा गिरावट आए एंड काफ़ी कंट्रीज़ को जिससे हेल्प मिले. एंड आल्सो USA आल्सो अर्ज द कंट्रीज़ लाइक चाइना, इंडिया एंड जापान टू डू द सेम. और उस चीज़ के चलते हुए इंडिया ने भी ये अनाउंस करा है कि वो भी अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स में से जो बैरल्स हैं वो भी रिलीज़ करेंगे, ताकि ऑयल प्राइसेस
में यहाँ पर थोड़ा गिरावट आए एंड टू टेक केयर ऑफ द इम्पोर्ट्स बिल। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इशू। तो एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करें कि ओपेक क्या है, सो ओपेक दैट इज़ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, जो कि फाउंड किया गया था इन द ईयर ऑफ 1960 बाय 5 कंट्रीज़ which are the Islamic Republic of Iran, Iraq, Kuwait, Saudi Arabia and Venezuela. So these 5 are the founding members of the OPEC, जो कि बगदाद इराक में मिले थे in the year of 1960 to form the OPEC. So they were become the founding members of the organization. तो OPEC की अगर आप हेडक्वार्टर की बात करें वो आपको मिलेंगे वियना ऑस्ट्रिया में। अब रिसेंटली आप ओपेक प्लस के बारे में पढ़ते होंगे, वो क्या चीज़ है। सो ओपेक प्लस में कुछ और कंट्रीज़ आ जाती हैं जो कि जहाँ पर आपको ऑयल के रिजर्व मिलते हैं। वो कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, तो वो कंट्रीज़ हैं आपकी अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, कज़ाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, रशिया, साउथ सूडान एंड सूडान। सो दीज आर द कंट्रीज़ जो कि ओपेक प्लस फॉर्म करती हैं, मतलब कि इनको मिलाकर जो है ओपेक प्लस ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया जाता है। वैसे अगर सिर्फ ओपेक की बात करें तो ओपेक में आपको कंट्रीज़ मिलेंगी वेनेजुएला, सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, कुवैत, यूएई जो कि 7 एमिरेट्स को मिलाकर बना है, जिसे कि मैंने लास्ट वीकली क्विज वीडियो में भी डिस्कस कराया था वो कौन कौन से एमिरेट्स हैं जिन्हें मिला के जो है यूएई बनता है। लीबिया, नाइजीरिया, अल्जीरिया, इक्वाडोर, अंगोला, कॉन्गो, गैबन, इक्वाटोरियल गिनी। सो ये सब जो है ओपेक कंट्रीज़ में आते हैं। एंड सबसे लार्जेस्ट शेयर जो अर्न करता है ओपेक में विच इज़ द वेनेजुएला, एंड द लास्ट वन जो द लीस्ट जो यहाँ पर ऑब्टेन करता है वो है इक्वाटोरियल गिनी। सो ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के हिसाब से काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि आपसे पूछ सकते हैं कि ओपेक में सबसे लार्जेस्ट शेयर यहाँ पर कौन अर्न करता है, विच इज़ वेनेजुएला। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की बात की गई है, जिसके रिगार्डिंग 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको देखना है एंड बताना है और सही ऑप्शन जो है यहाँ पर चूज़ करना है। सो लेट्स टॉक अबाउट स्टेटमेंट्स। तो आर्टिकल 192 की स्टेटमेंट 1 में कहती है कि आर्टिकल 192 डील्स विद द सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स अंडर विच अ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर कैन बी डिस्क्वालीफाइड। सो दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट कहती है कि गवर्नर शेल ऑब्टेन द ओपिनियन ऑफ द इलेक्शन कमीशन एंड शेल एक्ट अकॉर्डिंग टू द ओपिनियन अंडर आर्टिकल 192। सो ये भी जो है आर्टिकल 192 से ही रिलेटेड है। सो कीप दैट इन माइंड, जो कि सही स्टेटमेंट है, यानी कि यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी बोथ 1 and 2 इज़ द राइट वन। सो एक्सप्लेनेशन की तरफ अगर हम मूव करें तो रिसेंटली जो है राजस्थान में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की रीशफलिंग हुई, जहाँ पर काफ़ी जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यहाँ पर निकाले गए एंड कुछ नए जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऐड किए गए हैं। एंड राजस्थान में अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की स्ट्रेंथ देखें वो होती है 30। तो 30 इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ द राजस्थान काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो अभी इशू क्या है, अशोक गहलोत जी जो कि राजस्थान के सीएम हैं, उन्होंने कहा है कि हम कुछ एमएलएस को एज ए सीएम एडवाइज़र्स यहाँ पर अपॉइंट करेंगे, जिसके चलते हुए अपोजिशन ने कहा कि ये बिल्कुल गलत है, बिकॉज़ अगर आप एमएलए को ही सीएम एडवाइज़र्स यहाँ पर प्लेस करते हैं वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंडर आ जाता है। क्यों? बिकॉज दे विल गेट द फाइनेंशियल बेनिफिट्स एज ए एमएलए, यानी कि उनकी अर्निंग जो एमएलएज के तौर पर जो आती है वो भी वो वहाँ पर अर्न करेंगे, एंड एज ए सीएम एडवाइज़र्स वो इनकम भी है वो वहाँ पर इंजॉय करेंगे। सो दिस इज़ द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ब्रीचिंग। तो यहाँ पर जो है यहाँ ओपोजिशन ने यहाँ पर प्रोटेस्ट करा एंड अपोज करा इस चीज़ को, जिसके चलते अशोक गहलोत जी को ये करने में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। सो बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड आर्टिकल्स की जो कि डील करते हैं। सो आर्टिकल 191 जो है यहाँ पर डील करता है उन सब सब्जेक्ट्स की जिसके अंडर जो है एक मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है बाय गवर्नर। एंड आर्टिकल 192 यहाँ पर डील करता है गवर्नर से, जो कि डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड ऑफ एमएलए इज़ गवर्नड बाय गवर्नर डिसीजन। लेकिन गवर्नर को यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी यहाँ पर ओपिनियन लेना पड़ेगा अंडर आर्टिकल 192 एंड टू मूव एंड टू एक्ट अकॉर्डिंग टू दैट ओपिनियन विच इज़
गिवन बाय द इलेक्शन कमीशन। सो अगर हम यूनियन गवर्नमेंट की यहाँ पर बात करें तो आर्टिकल 102 डील करता है उन सब सब्जेक्ट से जिसके अंडर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ पर डिस्क्वालीफाई किए जा सकते हैं। एंड 103 आर्टिकल यहाँ पर डील करता है कि उस डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो भी डिसीजन होगा वो प्रेसिडेंट द्वारा लिया जाएगा विद द ओपिनियन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सो स्पीकर की अगर हम बात करें तो स्पीकर ऑफ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर जो है यहाँ पर भी डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं एमएलए एंड एमपीज़ को अंडर 10th शेड्यूल, जो कि 52nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में इम्बाइब किया गया था। स्पीकर जो भी यहाँ पर डिसीजन लेते हैं उनको जो है यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ओपिनियन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो भी डिसीजन यहाँ पर स्पीकर द्वारा लिया जाता है या फिर चेयरमैन द्वारा यहाँ पर लिया जाता है वो जो है अंडर जुडिशियल रिव्यू आपके आता है। और ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि होलोहान केस के अंडर 1992 के अंदर की जो भी डिसीजन डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो लिया जाएगा स्पीकर द्वारा ऑफ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर वो जुडिशियल रिव्यू के कंसेप्ट के अंडर आता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड द क्वेश्चन। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब UPSC Path channel and click and hit the bell icon button to get the regular updates. So this is all about this video, and in this video we will meet in next video. Till then, stay safe, stay happy and be consistent with respect to your preparation.